अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज खुशाब में हल्का PP 84 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में शेर और बल्ले में कांटेदार मुकाबला रहा। मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज़्ज़म कल्लू और तहरीक इंसाफ के अली हसनैन खान आमने सामने हैं। 2018 में इस सीट से मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू ने तहरीक इंसाफ के सरदार शुजा मोहम्मद खान को शिकस्त दी थी। मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू ने 66,459 वोट हासिल किए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार शुजा मोहम्मद खान ने 60,019 वोट लिए थे। यूं तकरीबन 6,500 के फर्क से तहरीक इंसाफ ये सीट हारी थी, लेकिन आज इस सीट से मात किसी भी तरह शह मात भी बन सकती है। इसलिए तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी इस नशिस्त से हार के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस साल में होने वाले अब तक के ज़िमनी इंतखाबात में पै दर पै शिकस्त से तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शदीद परेशानी पाई जाती है। NA 249 कराची में तहरीक इंसाफ को अपनी जीती हुई सीट पर बदतरीन शिकस्त हुई। जिस हल्के में फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ को हराया था, 35,000 से जायद वोट लिए थे, उसी हल्के में ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद अफरीदी 9,000 वोट भी ना ले पाए और 5वें नंबर पर आए। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए कई संजीदा सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है? क्या पौने 3 साल में अवाम हुकूमत से मायूस हो चुकी है? NA 249 से पहले NA 75 डस्का में भी तहरीक इंसाफ के अजद मल्ली को नौशीन गिलानी से शिकस्त हुई। पंजाब और विफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए डस्का इलेक्शन में शिकस्त से भी हुकूमत को बड़ा धचका लगा था। पंजाब असेंबली के हल्का PP 51 गुजरांवाला के ज़िमनी इंतखाब में भी मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को हरा दिया। इससे पहले विफाकी वजीर परवेज खटक का आबाई हल्का PK 63 में तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट पर मुस्लिम लीग नून की जीत ने भी हुकूमती जमात को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस हल्के में परवेज खटक के भाई लियाकत खटक ने अपनी जमात के उम्मीदवार मोहम्मद उमर काका खेल की मुखालिफत की, जिसके बायस खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ भी हुई। NA 221 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को 52,000 से जायद वोटों से शिकस्त दी। सिंध असेंबली के हल्का PS 43 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुश्ताक जुनेजो सिर्फ 6,000 वोट ही ले पाए, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम शबीर अली खान को 49,000 वोट मिले। इसी तरह PS 88 मलीर के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत हुई, लेकिन परेशान कुन बात यह थी कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ 4,870 वोट ही मिल सके, जबकि इस इलेक्शन में तहरीक लब्बैक ने तहरीक इंसाफ से ज्यादा वोट लिए। PS 52 उमरकोट में भी तहरीक इंसाफ ने अपनी इत्तेहादी जमात ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार अरबाब गुलाम रही की हिमायत की, लेकिन वो ये इलेक्शन ना जीत सके और हारने के बाद उन्होंने अपनी शिकस्त का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहरा दिया। इसी तरह बलूचिस्तान में PB 20 पशीन में ज़िमनी इंतखाबात में भी JUFA जीती और तहरीक इंसाफ कहीं मुकाबले में भी नहीं दिखाई दी। पिछले 4 माह में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ NA 45 कुरम में ही तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत पाई, जबकि चारों सूबों में होने वाले बाकी ज़िमनी इंतखाबात में अब तक हुकूमती जमात अवाम का एतमाद जीतने में नाकाम रही है। इसलिए खुशाब में PP 84 का इलेक्शन का फैसला तहरीक इंसाफ के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि बढ़ते हुए अंदरूनी और बैरूनी सियासी दबाव को कम करने के लिए हुकूमत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए, वरना हुकूमत को ब्रेक भी लग सकती है। अभी तक खुशाब के ज़िमनी इंतखाबात में सामने आने वाले नताइज में मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल है। मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात के ट्रेंड्स को देखते हुए क्या होने जा रहा है, मुल्क में ये किस किस्म की एक ऐसी लहर है जो तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन साबित हो सकती है, इस पर तफसील से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ ज़िमनी इंतखाबात के बारे में बात करेंगे, उसके बाद शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। प्रोग्राम में आगे चल के उस पर भी जरा बात करेंगे। पहले जरा ज़िमनी इंतखाबात के बारे में बात कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिबली फराज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आज हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा हुकूमत के पास चलते हैं, शिबली फराज साहब के पास। शिबली साहब, ये अभी तक जो ट्रेंड है, अब तक तकरीबन 10 इंतखाबात हुए, 10 में से ज़िमनी इंतखाबात जो रिसेंट मंथ्स के अंदर हुए हैं उसमें 9 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई है। सिर्फ 1 सीट आप लोग जीतने में कामयाब हुए हैं। ये ट्रेंड हुकूमत के खिलाफ चल रहा है सर, और आज अभी तक तकरीबन 2000 की लीड है। 45 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं PP 84 में। यहां पे भी नून लीग फिलहाल लीड लिए हुए है। परेशान कुन है हुकूमत के लिए? देखिए जी, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है और उसको हर इलेक्शन को जीतने की हर पार्टी कोशिश करती है, लेकिन जाहिर है कि कुछ इलाके, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है तो वो खास पार्टीज की जो है उनमें उनका असर रसूख होता है। अब जहां तक के खुशाब का ताल्लुक है या बाकी जो हल्के थे, तो जाहिर है ये वही हल्के थे जिसमें के पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी।
तो गो कि हमारी जो गैप है जीतने का, या जो पिछली दफा जो हमने 2018 में लूज किए थे, तो उसमें और अभी में बेहतरी आई है। बट इस बात आप अगर डस्का का भी ले लें, अब देख लें 92,000 वोट्स लिए हमने, जबकि पहले हमने इससे बहुत कम वोट लिए थे। तो ये तो डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से देखते हैं। बट जाहिर है अगर एज लॉन्ग एज अगर वहां पे हमारी क्वालिटेटिव शिफ्ट हुई है, यानी ऊपर गैप कम हुआ है या हमने ज्यादा वोट लिए हैं, तो यही जाहिर होता है कि हमने वहां पे इम्प्रूव किया है। अब आप दस्का के इलेक्शन को अगर आप एक जो कि यार्ड स्टिक बना लें, जो कि करीब में ही हुआ था, जिसमें कि उसमें यही जाहिर होता है कि अगर 92,000 लोग बहुत वो लोग होते हैं, बहुत वोट होते हैं, तो उसमें यही होता है कि अगर लोग हमारे पार्टी से नाराज होते हैं, तो फिर हमें शिकस्त भी उसी तरह से बुरी तरह से मिलती। अब जो खुशाब का है, तो इसमें अभी तो काफी हल्के हैं। 2000 की लीड अगर है, तो मेरा ख्याल है कि ये कवर भी हो सकती है, हो सकता है न भी कवर हो। लेकिन ये है कि जाहिर है कि ये एक इत्तेफाक ये है कि जो हमारे इलाके, वो जो मुस्लिम लीग नून की जो सीट्स खाली हुई थी, उन पे दोबारा इलेक्शन हुए हैं। तो जाहिर है हमने ये देखना है क्या है, हमने पिछली दफा से ज्यादा परफॉर्म किया है, या हम जीते हुए थे किसी सीट पे और उस पे हम अब हार गए हैं। नौशहरा वाज अ क्लासिक केस, वो एक डिफरेंट केस है, उसकी वजूहत सबको पता है। और शिबली साहब, बाकी ये जो NA 249 में हुआ है, वो तो इस तरह लग रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिंग के बाहर बैठ के नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुकाबला देख रही है आपस में। बिल्कुल जी, लेकिन उसमें भी आप देख लेना कि जो टर्न आउट रहा, जो जिस तरह के हालात में इलेक्शन हुआ, उसमें डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस भी जो है उधर उस इलेक्शन में इतनी अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से यही जाहिर होता है कि पहले भी मुस्लिम लीग वहां पे अच्छे वोट थे उनकी, एक रसूख था, बिकॉज शहबाज शरीफ और जो फैसल वाडा का जो इलेक्शन में जो गैप था वो बहुत ही मिनिमम था। जी सर, वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा चले, मैं आगे चलता हूं, मैं इस पर मजीद बात करूंगा। चौधरी साहब, ये जो खुशाब से सर अभी तक रिपोर्ट आई है, 28 पोलिंग स्टेशंस में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक 20 वोट हासिल किए हैं। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार आप लोगों के ऊपर यह इल्जाम लगाती है कि ये सिर्फ सिंध की जमात बन के रह गई है। जो रिजल्ट फिलहाल इस हल्के के हवाले से आ रहा है, उनकी बात में वजन लगता है। अच्छा देखिए, पंजाब के अंदर बाज हल्के हैं जहां पे पार्टी वोट है और बाज हल्के हैं जहां पे शख्सियतों का वोट है। ये उन्हीं हल्कों में से खुशाब, बखर, मियांवाली, जहां पे अगर आप देखेंगे तो मुझे याद है 2002 के इलेक्शंस के अंदर यहाँ पे काफ लीग जीती थी, फिर 2008 में भी काफ लीग जीती थी, फिर चूंकि 2008 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी तो यही लोग भाग भाग के उधर चले गए सारे, और खुद मोहतरमा वहां से जिला नाज़म भी पहले MNA बनी, डिस्क्वालीफाई हुई, फिर वो जिला नाज़म बन गई, जिले का चेयरमैन बन गई या जिला नाज़म बन गई। तो ये फैमिलीज हैं जो कभी PTI में चली जाती हैं, कभी नून लीग में चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी वीक हैं। पिछला इलेक्शन में भी हमारा कोई खास कैंडिडेट नहीं था, इस बार भी सिर्फ पेपर्स दिए हैं, कोई इलेक्शन नहीं वहां पे लड़ा, ना कोई जलसा, ना कोई मूवमेंट की है, हमें पता था क्या है क्या नहीं। अच्छा, वैसे चौधरी साहब जी आप बात करें दिए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम पंजाब के अंदर ईद के बाद एक मूव कर रहे हैं। मैं चौधरी साहब वैसे 2 साल से सुन रहा हूँ, बिलावल भुट्टो अब लाहौर आने वाले हैं और लाहौर में बैठा करेंगे और पंजाब की सियासत ही किया करेंगे। नहीं, उनके आने ना आने का इश्यू नहीं है। हम आपको मतलब मैं एक बतौर जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब ये कह रहा हूँ, जरा दूसरी तरफ भी तो मुलाहिजा फरमा लेना कि कब से पीपल्स पार्टी को तोड़ना शुरू हुए। 97 में क्या किया था, फिर 2002 के अंदर हमारी जीती हुई जो सीटें थी पंजाब में से, उनमें से 22 की पैट्रियट बना दी थी। और मैंने एक स्पीच की थी हाउस के अंदर खड़े होकर कि मेरी बदकिस्मती देखें, मैं अपने आप को पैट्रियट भी नहीं कह सकता। अगर मैं पैट्रियट कहता हूं तो मैं अपनी पार्टी का गद्दार हो जाता हूं। तो फिर 2008 के अंदर क्या किया, फिर 2013 के अंदर क्या किया, 18 के अंदर क्या किया। तो ये नहीं, 18 के अंदर सिर्फ देखें, रहीम यार खान से जवेद इकबाल वड़ाइश से लेकर पिंडी तक आप चले जाएं, गुलाम मुर्तजा सती तक, कितने लोग हैं BCO जो हमारे इलेक्शन लड़ने वाले थे 13 में, वो निकाले जाते हैं। तो ये हमारा इशू सिर्फ ये है कि आप ये ना करें। तो ये अभी बहस शुरू हुई है इलेक्शन की, मैंने आज भी सवाल उठाया है कि ये जो EVM है ये एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को रोक लेगी। असल सवाल तो ये है, आप जितनी मर्जी रिफॉर्म्स ले आए, जो कुछ मर्जी, हमने 2012 में रिफॉर्म्स की थी, ये नादरा की लिस्ट लेकर आए थे, सारा कुछ हमने किया था,
वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। 13 में इन्होंने किए थे, 13 के इलेक्शन के बाद 17 में इन्होंने रिफॉर्म्स की थी, इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। अब ये जो कर रहे हैं ये इनके खिलाफ नहीं, चॉइस साहब एक आपने जो बात की थी अपने आर्गुमेंट के स्टार्ट में, आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया और ये सिलसिला 2008 के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन ये क्या बात है? ये अच्छा 2002 में, ठीक है सर, 2002 के बाद से चले स्टार्ट हो गया था। ये जो सारी शख्सियात की जो पॉलिटिक्स है, आप कहते हैं ये सारे हल्के जो हैं ये शख्सियात के बलबोते के ऊपर यहाँ पे लोग जीतते हैं, ये शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपने आपको क्यों नहीं कंफर्टेबल समझती? नहीं, सारे शख्सियात देखिए वो समझते हैं कि जहाँ पे जीत मिलेगी हमारी, मैं समझता हूँ, मुझे याद है 2007 के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब लेने के लिए अगर मुझे सेंटर छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन पंजाब में हुकूमत जरूर बनाऊंगी। हम 2008 के अंदर अगर हुकूमत बनाना चाहते तो बना सकते थे, चूंकि आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर ही हुकूमत बन सकती थी, तो लेकिन हमने नहीं बनाई। एक बड़ी लड़ाई थी, जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, मैं ना KPK में बनाऊंगा ना इधर बनाऊंगा पंजाब में, क्योंकि हम अगर वो लड़ाई जीत गए दहशतगर्दों से या दहशतगर्दी की लहर से हम जीत गए, वो तो यहाँ पे आपको याद है मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि इस्लामाबाद और तालिबान के दरमियान सिर्फ मारगला की पहाड़ियां रह गई। उन्होंने कहा कि अगर हम जीत गए तो यहाँ पे सियासत होती रहेगी, लेकिन अगर हम तालिबान के हाथों हार गए तो कौन सी हुकूमतें और कौन सी सियासत, तो वो उन्होंने किया। उसके बाद लेकिन हमारे जो इत्तेहादी थे उन्होंने हम पे बड़ी मेहरबानियां की, उसकी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पे बजाय इसके कि हमें उस स्पिरिट का जवाब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से देते, उन्होंने उल्टा काम कर दिया। ठीक है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा लेट तशरीफ लाए। शिबली फराज साहब, उनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि 10 में से 9 ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, लेकिन शिबली साहब ये फरमाते हैं कि ये बेसिकली लोकल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं और हमने तो बल्कि चंद हल्कों में गेन भी किया है, चाहे डस्का की बात करें, बेसिकली इन रिलेशन टू ये जो PP 84 का इलेक्शन हो रहा है उसके हवाले से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है, मुस्लिम लीग नून बेशक अभी लीड में है, ये लीड कवर भी हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, शिबली फराज साहब ने जो गुफ्तगू की है या जो पॉइंट जिसका आपने जिक्र किया, सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और जो उनके संजीदा हल्के हैं उनमें इनका शुमार होता है। लेकिन बिलउमूम जो गवर्नमेंट्स होती हैं, और मैं तहरीक इंसाफ की नहीं, मैं बाकी भी गवर्नमेंट्स को कहूँगा कि उनका अलमिया ये होता है कि उन्हें इसी तरह के मशवरे दिए जाते हैं कि आपके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, कोई आपके अंदर खामी नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, अवाम दोस्त हैं और वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत का जो आलम है वो आसमानों को छू रहा है। 10 में से 9 इलेक्शन हार रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोकल डायनामिक्स हैं। ये वो बात है जो मैंने आपके सामने रखी है। यानी हुकूमत को चाहिए तो ये कि वो ये देखे कि क्या लोग हमसे नाराज़ हैं, क्या हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिनसे लोगों को कोई गिला है, क्या पाकिस्तान के अवाम हमसे खुश है। ये बड़े सिंपल से सवाल होते हैं। अभी आप अगर मईशत की बात करेंगे तो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों के पास चंद लिखी हुई ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप तो शायद समझ जाएं, मैं और चौधरी मंजूर साहब शायद समझ भी ना पाएँ, और ना वो उन लोगों के लिए हैं जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। वो वक्त गुजारी के लिए होती हैं और वो बस डंक टपाओ प्रोग्राम होता है। सिंपल बात ये होती है कि मईशत एक आम आदमी के लिए, मैं बार बार ये बात कहता होता हूँ कि 3 वक्त की रोटी का नाम है। 80% पाकिस्तानियों के लिए 3 वक्त की रोटी का नाम मईशत है। उनके बच्चों की स्कूल की बिल, स्कूल की फ़ीस, दवाई, बिजली और गैस का बिल, ये उनकी मईशत है। इस मईशत को देखें आप, क्या लोग आपसे खुश हैं? बिल्कुल भी खुश नहीं है। लोग जो है वो परेशानी के आलम में है। मिडिल क्लास तबका पिस चुका है, लोअर मिडिल क्लास तबका पिस चुका है। 10 करोड़ लोगों को जो है वो 3 वक्त की रोटी पाकिस्तान में मुयसर नहीं है। तो ये सारे मामलात जो हैं ये देखने वाले हैं। और दूसरी बात फिर आती है कि हुकूमत के बाद अपोजिशन किस बयानिए पे खड़ी है। अपोजिशन का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ज़ात की बात कर रहे हैं, हम उन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अभी आप चौधरी मंजूर साहब से रिफॉर्म्स का सवाल पूछ रहे थे कि जिससे मुल्क के अंदर इस निज़ाम की दुरुस्तगी इस हद तक हो कि तहरीक इंसाफ अगर अगले इलेक्शन में जेन्युइनली अवाम में मकबूल है तो वो जीते इलेक्शन, और अगर अपोजिशन की जमातों का जेन्युइनली अवाम में मकबूलियत है तो वो इलेक्शन जीते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप हमारी क़यादत के ऊपर, आखिरी बात मंसूर भाई ये है कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं जनाब के इदारों के खिलाफ गुफ्तगू, फ़ौज के खिलाफ गुफ्तगू। बात सिर्फ इतनी है कि हमारा नज़रिया, बयानिया नवाज शरीफ से लेके हम सब का ये है कि आइन की किताब के अंदर जो इख्तियारात लिखे हैं सब उन इख्तियारात तक अपने आप को महदूद करें तो इस मुल्क का निज़ाम चलेगा।
माजी में बहुत ठोकरें खाई, बहुत नुकसान उठाए, सिर्फ उस अपने आप को आइन तक महदूद कर लें, ये हमारा बयानिया है। और जिसमें डॉक्टर साहब जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। यकीनन पार्टी के सदर हैं, वो इसमें शामिल हैं। अच्छा, उनका भी बयानिया जो है शहबाज शरीफ साहब, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता कोई आइन से मावरा कोई बात कर रहे हैं? अच्छा, वो भी इसी आइन के तहत हैं, इसी आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्लियर कर लें, ठीक है। नहीं, बिल्कुल क्लियर है, मुझे क्लियर है, आप भी क्लियर करें। क्लियर कर लेते हैं सर, क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, शिबली फराज साहब, ये डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आवाम की, आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप बेसिकली अपनी हार की वजह चंद और फैक्टर्स को तो समझ रहे हैं, लेकिन जो असल अवामी मसाइल हैं उसको नहीं समझ रहे। जिसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल आज लाहौर के हवाले से देता हूं। ये खबर आज चली है, 120 रुपए से लेके 125 रुपए किलो इस वक्त आपको चीनी मिल रही है। ये रेट है इस वक्त लाहौर के अंदर। 2 महीने से होल सेलर्स ने अपनी दुकानें यहां पे बंद की हुई हैं। चीनी लेने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ रहा है, अंगूठे लगवाने पड़ रहे हैं। इस तरह लग रहा है खुदा ना खास्ता जिस तरह जंग के अंदर जो सूरत हाल होती है मुल्कों के अंदर, किशन आपको तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। ये सूरत हाल है। यूं एक एक करके जैसे लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाते हैं ना, इस तरह लोगों को चीनी पाकिस्तान में लाहौर में जो इतना इंपॉर्टेंट एक शहर है, वहां पे चीनी आज इस तरह मिल रही। लिटरली मैंने जब ये मनाजिर पहली दफा देखे, पहले मैं ये समझा ये लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हुए, तो इसलिए लाइनें बना के यूं करके खड़े हुए। बाद में पता लगा ये सब लोग चीनी लेने के लिए यहां पर आए हुए। सर, ये विजुअल जब जाते हैं हुकूमत की तरफ से, तो सर हुकूमत के लिए फिर जाहिर बात है वोट भी फिर उसके मुताबिक ही पड़ेगा ना। देखिए, मैं इसमें मंसूर मैं ये बात कहूंगा कि तारिक फजल चौधरी जो बात कर रहे थे, देखिए अगर तो सिचुएशन इतनी खराब होती जितनी कि ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इश्यूज नहीं है, इश्यूज हैं और इश्यूज हमेशा रहे हैं, और क्या हो रहा है उसकी मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूंगा। देखिए, जो मजरकशी की है इन्होंने, और जो अभी आपने भी कहा कि जो चीनी की कतारें लगी हुई हैं वगैरह वगैरह, ये जाहिर है कि चीनी की एक इशू है। इसमें मैं दोबारा फिर आता हूँ। मैं ये कहूँगा कि देखिए अगर इस तरह के हालात होते तो फिर तो चाहिए ये था कि हमारी जमानतें जब्त होती। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हारे, अगर आप इलेक्शन अगर 100 वोट से भी हारे तो हारे, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन हमने देखना ये है कि जो इलेक्शंस हैं, पहली बात तो ये है कि वो फ्री एंड फेयर हो और उसकी एक क्रेडिबिलिटी हो कि कोई हारने वाला शख्स जो है तो वो कहे कि जी बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है और मैं हार गया हूँ। अब हमने ये देखा है कि इलेक्शंस में जिस तरह से कि मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेस्ट होता है, खुद अभी इस वक्त मुस्लिम लीग ने गिनती के लिए दोबारा वो एप्लीकेशन दी हुई है जो मंजूर भी हो गई है। लेकिन इसमें मुझे नहीं समझ आती, इन्होंने जिक्र किया कि जी अगर इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराए, हम तो हमारी पार्टी का तो मौकफ यही है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते रहे हैं और अभी भी हम कह रहे हैं कि देखें जब 70 से लेकर अभी तक हमारे इलेक्शन जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। इसको हल करने के लिए हमें कुछ तो करना है ना। अब वो कुछ करने के लिए अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स कर रहे हैं जो कि हमारे कॉमसेट्स और हमारे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट बना रहा है, तो इसमें कौन सी वो आ गई। आप कम से कम एक चीज आपने देखी नहीं है, लॉज देखे नहीं है, अमेंडमेंट देखी नहीं है। मैं शिबली साहब एक बात बताऊं इस पे करने के लिए, और आप उसको अपोज कर रहे हैं। मैं शिबली साहब मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरी जो इनके लीडरों से जो मेरी बात हुई है ना दोनों पार्टियों को, सर ये इनको डर लगता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें है ना उसमें धुंध ना आ जाए। देखें, ये तो खैर नॉन सीरियस सी बात हुई इन द सेंस कि अगर इनके लीडर ये कह रहे हैं तो ये बड़े नॉन सीरियस बात कर रहे हैं। इनका बुनियादी मकसद मैं आपको बताता हूँ ना कि ये क्यों इसको अपोज कर रहे हैं। अपोज इसलिए कर रहे हैं कि देखिए पीपल्स पार्टी जो कि सिंध की पार्टी बन गई है बदकिस्मती से, वो उधर इनकी कोई 30-40 साल से इनकी हुकूमत है। इसी तरह पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 35-40 साल से हुकूमतें हैं। चाहे टीचर हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पटवारी हो, जो भी हो, वो सभी इन्हीं के भर्ती किए हुए हैं और मेजॉरिटी में ये जाते हैं उधर, वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन को। ये चाहते हैं अगर ये इनके हाथ से ये एडवांटेज चला जाए। अब जो वोटिंग मशीन्स है वो कोई ये तो नहीं देखती हैं कि ये क्या है का किसका है। इसमें हमें सारी दुनिया में अक्सर ममालिक, हमारा नेबर, कभी आपने सुना इंडिया में कि धांधली का वो आवाज उठी हो? नहीं उठी। शिबली भाई एक सवाल सर, ये जो डस्का में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए थे, ये नून लीग ने किए थे? देखें, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कंट्रोवर्सी हुई ना, कंट्रोवर्सी हुई। अच्छा, ये स्टैंड अलोन इक्विपमेंट है जिसको कि हम लोकली डेवलप कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज कॉमसेट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप कर रही है
फिर जो है तो बक्सा हमने आउटसोर्स किया था, वो भी अभी नहीं हुआ। और तो हम यही चाहते हैं कि ये इस किस्म की चीजें नहीं आए, जो कि वहीं पे पोलिंग स्टेशन पे ही आपके फैसले हो जाएं, उसका जो है तो पेपर रिकॉर्ड भी होगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी होगा। ठीक है। तो ये तो इंप्रूवमेंट की तरफ जाना नहीं चाहते। तो शिबली साहब, आप इनके लीडरों को, इन लोगों को बुलाएं अपने, आप तो मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, आप इनको बुलाएं, इनको एक डेमोन्स्ट्रेशन तो दें उसका। नहीं, बिल्कुल देंगे। कोई भी चीज देखें, इसमें जो मेन वो है स्टेक होल्डर है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी, अदरवाइज तो नहीं होगा ना। ठीक है। देखिए, इस पे बहस तो शुरू करनी चाहिए। इन्होंने बगैर देखे, बगैर उसको टेस्ट किए हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक, इसलिए कि ये जानते हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हुए तो वो नुकसान है। हालांकि हम ये समझते हैं कि ये मुल्क के लिए फायदामंद होगा, जो भी इलेक्ट होके आएगा उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी कोई हमारी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अब देखें कितने इलेक्शन से हम यही बहसें करते आ रहे हैं कि जी इलेक्शन इधर धांधली हुई, उधर धांधली हुई। अब कराची में लेटेस्ट जो हुआ है वो तो कराची में हुआ है। ठीक है। उसमें अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी थी? वो पीपल्स पार्टी की थी। तो जाहिर है कि इल्जाम तो लगता है। हालांकि आपने माजी में देखा होगा कि जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो जीतती है जी। हम क्योंकि हमने इस किस्म के काम में बिलीव नहीं करते हैं। अगर कहीं इंडिविजुअली या आइसोलेशन में कोई एक वाकया हो गया हो तो वो एक इंडिविजुअल वाकया है। ठीक। बट जनरली तो आप देखिए ना, केपी में भी तो हमारी हुकूमत थी, लेकिन फिर भी हार गए वहां पर। बिल्कुल ठीक, तो हम उधर भी कर सकते थे। ठीक है सर, एक ब्रेक में सर मैं ले लूं, लेकिन ये बड़े शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि अक्सर ये वाकई हकीकत है, ये देखा जाता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उससे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि वो इलेक्शन अक्सर जीती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होने के बावजूद 11 अब इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 9 दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, 1 सीट जीती है और 1 अभी सीट का नतीजा आज रात तक फाइनल हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आखिर इस सिस्टम की तरफ क्यों नहीं जा रही, आखिर वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और शौकत तरीन साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया है, कुछ उस पर भी तबसरा लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी इलेक्शन के इस निजाम की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या बार बार ये हारना परेशान कुन है या नहीं है, इस पे तफसील से बात हो रही थी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर बात शुरू हुई। शिबली फराज साहब का ये कहना है कि क्यों नहीं एतमाद में लिया जा सकता, हम डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मजीद आगे बढ़ के इस मामले के ऊपर पेशरफ्त करनी चाहिए। चौधरी मंजूर साहब, शिबली साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि आखिर वजह क्या है, क्या बेसिकली असल वजह यह है कि जो हुकूमत होती है उसके पास वहां का लोकल निजाम होता है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती और इस जदीद सिस्टम के ऊपर एक्चुअली आना नहीं चाहती, क्योंकि फिर ये सब कुछ हो नहीं सकेगा, ना रिजल्ट लेट होगा, ना फॉर्म 45 के अंदर कोई चेंजेस हो सकेंगे। ये वजह है जिसकी वजह से ऑपोजिशन कतराती है। नहीं, देखिए मंसूर, मैं ना हमारी 2011 के अंदर एक कमेटी बनाई थी 12 के अंदर, प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब ने, खुर्शीद शाह साहब को उसका चेयरमैन, मुझे मेंबर बनाया। हम सारे काफी सीनियर लोगों को उसमें डाला, नैयर बुखारी साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, कायरा साहब, नफीसा शाह, काफी लोग थे। हमारी एक इंटरनल पार्टी की कमेटी बनी थी। चूंकि हमने 2008 के इलेक्शन का रिव्यू किया था तो उसमें 51 ऐसी सीटें थी जो हमारी छीनी गई ताकि हम एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना बन सके। तो उसकी बुनियाद पर जब रिफॉर्म्स कर रहे हैं, मैं इंडिया गया था, वहां पे कुरैशी साहब एक हैं, उनके सीनियर मेंबर थे उस वक्त, बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे मिला, ईवीएम को देखा, वापस आए। हमने टीआईपी और हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की मीटिंग भी बुलाई इलेक्शन कमीशन के अंदर, अभी भी वहां पे मिनट्स मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको लोकली बना देते हैं। जब हम जरदारी साहब के पास गए, बाकी लोग, जब हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई रिजल्ट ही फीड कर दे तो आप क्या कर लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान का मसला, ये इंडिया की मिसाल दे रहे थे, तो इंडिया में तो इलेक्शन कमीशन जब ईवीएम नहीं थी तब भी कोई एतराज नहीं करता था। अच्छा। मसला तो पाकिस्तान का है। अब जिसका नतीजा क्या निकला कि आरटीएस सिस्टम बैठने के बाद खदशात और बढ़ गए। अब सवाल ये है कि मैं जाती तौर पर, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम था कसूर डिस्ट्रिक्ट बार में, तो यहाँ पे इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कबाते हैं जो खत्म हो जाती है। लेकिन इस खतरे को कौन यहाँ पे गारंटी देगा? कोई भी नहीं दे सकता, एक बात। दूसरी ये है कि जो हो सकता है आप बायोमेट्रिक कर लें, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप प्रोसेस, ये जो हम पर्चियां, हम सारे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, पर्चियां तकसीम करें, लिस्टों में नाम ढूंढें, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप बायोमेट्रिक करेंगे, बंदा अंदर जाएगा, अंगूठे का निशान लगाएगा, उसी के अंदर से आपका वोट निकल आएगा, तो वोट डाल लें। मतलब ये है कि ये नहीं मसला है कि आप फॉर्म 45, ये फॉर्म 45 तो फिर भी होगा, आप कोई चेक नहीं रखेंगे इस पे।
मसलन यहाँ पे हाई कोर्ट का इलेक्शन होता है लाहौर में या लोकल बार का होता है, तो वो एक पर्ची भी निकलती है बीच में से, जिसमें से आप देखते हैं क्या क्या उसको वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा। ये एक डिबेटेबल चीज है, एक डिबेटेबल चीज है। लेकिन असल सवाल फिर वही है कि क्या इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना जिसकी जिम्मेदारी है, क्या उसकी सिर्फ जिम्मेदारी है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए? यहाँ पे पार्टियां तोड़ दी जाती हैं, इत्तेहाद बनवा दिए जाते हैं, एक पार्टी को फारिग कर दिया जाता है, दूसरी पार्टी को उठाकर आउट ऑफ ब्लू ले आया जाता है। ये सारे इश्यूज का क्या इलाज? असल इश्यूज तो ये है, असल इश्यूज ये है। ठीक है, मेरी पार्टी से उठाकर बंदे उधर दाखिल कर दिए जाते हैं उधर। मतलब डस्का में 2008 में हमारे एजाज चीमा थे, वो 2008 में 2013 में इलेक्शन लड़े, उन्होंने 70,000 से ऊपर वोट दिए, पीटीआई में ले गए, पीटीआई में फिर टिकट भी नहीं मिला, अभी ले भी वो बैठे हुए। ले तो इस गए तरह सर, से कौन ले गए चौई साहब? ले जाने वाले ले गए। इमरान खान साहब होंगे ना, इमरान खान साहब ले गए, मतलब ये भी तो हो सकता है जिस तरह जरदारी साहब ले जाते हैं। हाँ मिले तो इमरान खान को ही वो। अच्छा चलें, ठीक है। डॉक्टर तारिक फजल चौई साहब, सर ये मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम्स तो जो चौई साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आपके साथ भी, लेकिन चौई साहब ये कह रहे हैं कि पहले इन मसाइल को हल करेंगे, ये ज्यादा बड़े मसाइल हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और ये सारी चीजें तो बाद में आएंगी, पहले इन मसाइल को तो हल करें। एग्री करते हैं आप इस बात से? मंसूर भाई, मैं ये कहता हूँ इस सिलसिले में मेरा अपना जो एक ओपिनियन है, और आप यकीन जाने कि ये हमारे दौर हुकूमत में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की गई थी। आपको याद है कि एक इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी बनी थी बाकायदा, और इसाक डार साहब उसको हेड कर रहे थे। मैं उस कमेटी का मेंबर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पहले बाइकआउट में थे और उसके बाद उस कमेटी में आके ये भी बैठे, अपनी राय इन्होंने भी दी, इनकी राइट था। देखें, मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी, अपने दौरे हुकूमत में भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालफत की थी, ये रिकॉर्ड पे बात है। बात बड़ी वाज़ेह है, क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आप करने जा रहे हैं, ये मशीनें घर घर आके आपसे राय लेंगी, आज खुद नतीजा मुरतब करेंगी, आज खुद उसका ऐलान करेंगी, या जीते जागते लोग आप अपना जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस नहीं पहुँच पाते, लोग अगवा हो जाते हैं थैलों समेत। कल ये आपकी मशीनें अगवा होंगी, इन्हें कौन ढूंढेगा? बंदा तो फिर जिंदा जावेद है, किसी न किसी वक्त कोई 12-24 घंटे बाद पहुंच ही जाता है। अच्छा। मशीनों को क्या होगा? जहाँ तक अभी चोई मंजूर साहब ने बात की कि अगर आप अपना लगाते हैं अंगूठे का निशान और उससे आपकी पर्ची बाहर आ जाती है और उसके बाद आप उस पर अपना स्टैंप लगाते हैं और वोट डालते हैं, वो एक डिफरेंट कहानी है। लेकिन अगर आप ये करें कि आपने जाके इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर वोट डाला है और उसके बाद वो मशीन आपका वोट कहाँ ले गई है और उसका नतीजा लेके आती है आपके सामने, मशीनों को ऑपरेट फिर भी लोग ही करेंगे। ये कंट्रोवर्शियल सिस्टम है। आप मेरे से छोटे होंगे, हमारे दौर में जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त ये ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे। उस वक्त एक कहावत होती थी कि यूरोप में जो फैशन ख़त्म हो रहा होता है, यहाँ पे वो फैशन शुरू हो रहा होता है। अच्छा। अब तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, अब तो ये दौर ख़त्म हो गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाली बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। यूरोप के कई ममालिक में इसमें टेस्टिंग हो चुकी है, कामयाब नहीं हुआ। मेरी इतला के मुताबिक अमेरिका में तो चल रहा है ना अभी, डॉक्टर साहब, अमेरिका में तो यूज होता है। वो अमेरिका में जो कंट्रोवर्सियां हुई हैं वो भी आपके सामने है ना। लेकिन बहरहाल मैं अमेरिका से मुकाबला अभी अपने सिस्टम का नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए कि वो लोग, उनकी आप जमहूरियत को देखें, उनकी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को देखें, कई 100 साल हो गए हैं। ठीक है, हमें अभी 40 साल पूरे नहीं हुए। शिबली साहब से इसका जवाब लेते हैं। बहुत सारा सफर पॉजिटिव तरीके से तय करना है। तो आखिरी बात में मैं यही कहूँगा जी कि ये जो इंडिया में भी अभी इसका टेस्ट एंड ट्रायल बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। आप इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करने के लिए जो भी पॉजिटिव, काबिल अमल, साफ़ और शफाफ तरीके अपनाएंगे, सबको काबिल कबूल होंगे। हमारी टोटल जो जद्दोजहद है उसका मकसद ही साफ़ और शफाफ इलेक्शन है। ठीक है, और हम कतई तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि कोई काम ऐसा जो उस इलेक्शन को साफ़ और शफाफ, ट्रांसपेरेंट और वो जिसके ऊपर सबका एतमाद हो। मैं जरा शिबली साहब से कमेंट ले लूं। शिबली साहब, आपका इस टॉपिक पे आखिरी कमेंट सर। ये जो एप्रीहेंशंस है कि जी यहाँ बंदे गायब हो जाते हैं तो मशीनें गायब होगी तो फिर उसका कौन वाली वारिस होगा, सर इस पे क्या कहेंगे? शिबली साहब सुन सकते हैं मुझे आप? नाज़रीन, हुकूमत को आवाज नहीं आ रही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन के निजाम के हवाले से तो काफी तफसील से बात हुई। आज वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की और उसका ताल्लुक नैब के साथ था। क्या फरमाया शौकत तरीन साहब ने, जरा सुनिएगा।
हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जो है वो डरी हुई है, नैब से डरी हुई है। अगर पहले तो आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते थे कि जी वो जरा थोड़ा रुकावट करते हैं, आज तो बिल्कुल ब्रेकें लगी हुई हैं। तो इसको हमने ठीक करना है। मैं इस पे और कोई नहीं कहूंगा नैब पे कि क्या, लेकिन इसको ठीक करना है। ये शौकत तरीन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। शिबली साहब, ब्यूरोक्रेसी के साथ हमने ये जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का मसला है, एक इंसिडेंट हुआ, हमने वो देखा। आज शौकत तरीन साहब भी ये फरमा रहे हैं कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, ब्यूरोक्रेसी ने बिल्कुल काम रोका हुआ है। आपके ख्याल में मुश्किल नहीं पेश आ रही नैब की वजह से? ब्यूरोक्रेसी के साथ हुकूमत का लग रहा है कि जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। नहीं, देखिए, बात यह है कि हमारी तो कोशिश यही है कि जो नैब के साथ हमारे हुकूमत के लेवल पे उस पर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन साथ ही साथ में जो परसेप्शन जो बन गया है, जो कि जिस तरह के एक माहौल बन गया है जिसमें कि लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि मेजर डिसीजंस लेने से घबराते हैं, और ये चीज एक ऐसी वो है, एक मुश्किल है जो कि आपकी जो चीजें हैं जिस फ्लो में हुकूमत करना चाह रही है, शायद उस तरह कुछ जगहों पे नहीं हो रही। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन, मैं उससे काफी हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, क्योंकि जब तक हमें चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकेगी तो उस वक्त तक मुश्किलात होंगी। अब जहां तक के नैब का ताल्लुक है, उसमें जाहिर है कि अपोजिशन का भी एक बहुत अहम रोल है। उसमें देखिए, अगर हमें कुछ शिकायत है तो हमने उनको दूर करना है, और वो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, क्योंकि हम हुकूमत जो है तो अलहदा में उसको नहीं चेंज कर सकती है। इसके लिए अगर लॉज में चेंज करनी है तो अपोजिशन ले आए, लेकिन वो लॉज ना लाए जो कि सिर्फ उनको बेनिफिट करते हैं या उनकी लीडर्स को बेनिफिट करते हैं। तो हमारा मकसद यही रहा है पिछले 2 साल से कि हमने जब भी अपोजिशन को कहा है कि अगर नैब से आपकी शिकायत है, नैब लॉ हमने बनाया। लेकिन शिबली साहब, एक सिर्फ सवाल यहाँ पे कि इस नैब की वजह से, एंड ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस नैब की वजह से ऑपोजिशन आपसे नाराज है, इस नैब की वजह से आपका ब्यूरोक्रेसी के साथ डिस्कनेक्ट हो चुका है, इस नैब की वजह से कोर्ट्स जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ इस किस्म के कई रिमार्क्स पास कर चुके हैं नैब की कारकर्दगी के ऊपर। सो isn't it becoming a problem child for you? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो नैब का जो जहां तक इदारा है, मैं ये कह रहा था कि इसको ठीक करने की जरूरत है, इसमें रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब अपोजिशन से हम बात करने जाते हैं, जब उनसे हम कहते हैं कि आए मिल के बैठें और नैब के जो लॉज हैं उसमें तरामीम करें, उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाएं, उसको एक कोर्सिव इदारा नहीं बनाएं, ये नहीं कि वो जो है तो उसकी वजह से लोग काम न करें। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अपोजिशन जो है तो उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपनी लीडरशिप के बेनिफिट के लिए, वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। सो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे कि नैब लॉज चेंज होते हैं और उसको ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं अपोजिशन वाले, जिसमें कि ये यही कंप्लेन करते हैं बिकॉज जिसको भी वो पकड़ा जाए वो जत्थे लेके पहुंच जाता है। अब ये भी तो नहीं है ना, अगर आपको कोई, ये जरूरी नहीं होता कि जो अदालतों में जो मुकदमे लगे हुए हैं पिछले 15 साल से, 20 साल से, तो जरूरी यही नहीं है कि आप कहें कि जी वो तो मेरे खिलाफ काम कर रहा है। आपको जाना चाहिए, सवालात का जवाब देना चाहिए। लेकिन होता ये, हमने यही देखा कि जो अपोजिशन लीडरशिप को जब भी नैब बुलाए और वो ऐसे बनते हैं जैसे कि बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, वो जत्थे लेके पहुंच जाते हैं। अब आप देख लें, लेटली उसमें जब मरियम नवाज को जब बुलाया गया था तो उन्होंने पूरा वहां पे वो जलसे और वो जुलूस लेके पहुंच गई। तो ये चीज जो है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो हमें देखना होगा बहैसियत पार्लियामेंट, बहैसियत कौम, कि किस तरह से हम उन इदारों को ज्यादा डेमोक्रेटिक कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक, ठीक है सर, मैं चौधरी साहब से सर इस पे कमेंट ले लूं। चौधरी साहब, इसका हल क्या है सर? हुकूमत अगर एक चीज को अगर अमेंड करना चाह रही है तो किस तरह इसको किया गया, इस तरह किया जाए कि ये ओपनली नजर आए, लोग भी इसके ऊपर शक ना करें? जिस तरह ये आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रही थी, आप अपने लीडर्स के केसेस लेकर सामने आ जाते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि वो कहते हैं ना, पछताए क्या हो, तो जब नैब चुग गई खेत इस मुल्क की, जब इकोनॉमी बैठा दिया, सारी इकोनॉमी बैठ गई, तो वो अब आप नैब को जिम्मेदार ठहराएं या किसी और को। मेरा ख्याल शौकत तरीन साहब भी मुल्ज़म है नैब के। हाँ, गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन वो भी मुझे जहां तक याद पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इम्पोर्टेंट बात थी शिबली फराज साहब, ये साबित हो गया कि नैब के खिलाफ जो जत्थे लेकर जाएगा, जो नैब को डरा देगा, उसको नोटिस नहीं मिलेगा दोबारा। मौलाना फजल रहमान को नोटिस मिला, उन्होंने डरा दिया, ये डर गई नैब,
मरियम नवाज को नोटिस मिला, 6 महीने बाद पूछा नहीं है, आपने पेशी कैंसिल की, उसके बाद दोबारा नोटिस दिया, दोबारा महीने से ज्यादा हो गया, कौन पूछ रहा है? कोई भी नहीं पूछ रहा, किसी में हिम्मत नहीं है पूछे। सो इसका मतलब ये है कि आपका मसला ये नहीं है कि आपके खिलाफ केस किया, आपके अंदर डराने की सलाहियत है तो नैब डर जाएगी। अब सवाल ये है कि नैब के पास एक इख्तियार है, वो है गिरफ्तारी का, जिसने सबसे ज्यादा मसला पैदा किया है। अब एक को आप इंक्वायरी की स्टेज पे कर रहे हैं, एक को आप इन्वेस्टिगेशन की, एक को आप रेफरेंस की, एक को आप रेफरेंस फाइल करके गिरफ्तार कर रहे हैं और एक को रेफरेंस फाइल करके भी नहीं गिरफ्तार कर रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ अगर इसमें एक तब्दीली कर दें, ये करें कि वैसे शिबली फराज साहब को मेरी अगर ऑफर कबूल है, ये हमें कहते हैं जी हम डर गए हैं या हम कहते हैं, जिस जिसके खिलाफ इंक्वायरी है मेरे समेत, मेरी पार्टी समेत, उनको गिरफ्तार कर लें, इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर लें। अच्छा, या रेफरेंस फाइल करें, साबित कर दें, कि साबित हो जाए, सजा हो जाए, ठीक है, इन दोनों में से एक चुन लें। अगर ये पहला चुनते हैं तो मैं इनको ऑफर करता हूं, हिम्मत करें, ये जिसके खिलाफ इंक्वायरी है इस मुल्क में, इमरान खान, लेकिन चौधरी साहब इस पे शिबली साहब किस तरह रिकमेंड करें सर? शिबली साहब का नैब से तो ताल्लुक नहीं है ना? नहीं, वो रिकमेंड इसलिए करें कि ये रिफॉर्म्स जो रोज लेकर आते हैं, जो कहते हैं जी ये अपने केसेस की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, नैब की बात करते हैं, नैब तो एक ड्रैकोनियन लॉस है और सिर्फ मुखालफीन को दबाने के लिए है। ये पहले एहतसाब कमीशन था, वो एहतसाबो रहमान होते थे, उन्होंने जो किया सबके सामने है। फिर उसके बाद ये नैब बन गई और नैब ने हमारी पार्टी जो 22 बंदे मैं कह रहा हूँ कि पैट्रियट बने थे, वो नैब के जरिए तोड़े गए थे। ठीक है, अच्छा, मेजॉरिटी जो है वो नैब के जरिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सर ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं कहता हूं अगर कल को खुदा न खास्ता ये सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, अगर हो गया, इमरान खान साहब कम से कम अपने वोटर को जाके ये तो कहेंगे ना, एहतसाब मैं कर रहा था, करना चाहता था, मुझे करने नहीं दिया गया, ये बात तो वो अपने वोटर को जस्टिफाई कर सकेंगे या नहीं? पहली बात तो ये है कि अगर मौजूदा हुकूमत से मुराद, अगर आपकी सिस्टम जो आपने कहा उससे मुराद अगर मौजूदा हुकूमत है और उसका ब्रेकडाउन है, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान में कभी भी इतने ज़्यादा इज्तिमाई नमाज शुक्राना अदा नहीं की गई होगी जितनी इस हुकूमत के जाने के बाद फिलफौर की जाएगी। इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप भी प्लीज़ परेशान ना हो। अच्छा, दूसरी बात यह है जी कि ये जो आपने कहा कि मैं एहतसाब नहीं कर सका, सिवाय जाली एहतसाब के मौजूदा हुकूमत ने पिछले 3 सालों में किया क्या है? जाली का लफ्ज़ माजरत से मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये सियासी इंतकाम है जो सुप्रीम पाकिस्तान का पैसा चुराया है। वो जैसे कि अभी जो मंजूर साहब ने कहा, उनकी पार्टी हो, मेरी पार्टी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ साफ और शफाफ तहकीकात करके उसे आप सजा दें। लेकिन यहाँ पे कोई साफ शफाफ वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आप जाली मुकदमे बनाते हैं सिर्फ फंसाने के लिए। 2-3 जो जजेस के मामलात पीछे हुए वो आपके सामने। जब आप नैब पे हाथ नहीं डाला तो राना सनाउल्लाह पे आपने हीरोइन डाल दी, चस डाल दी। ठीक है सर, कि क्या पाकिस्तान की आवाम को गूंगी पै रही है? इन्हें पता नहीं है कि इंसाफ के नाम के ऊपर क्या हो रहा है पिछले 3 सालों में। खुर्शीद शाह साहब, मैं शिबली साहब से सर आखिरी प्रोग्राम में टाइम जरा कम है, उन्हें क्यों टारगेट कर रहे हैं? ठीक है शिबली साहब, डोंट यू थिंक एक्चुअल रीजन ये है कि रिजल्ट ही अब तक नहीं आया 2.5 साल के बाद जो आना चाहिए था, जिसकी वजह से लोग अब एहतसाब के नारे से भी दरअसल में पीछे हट रहे हैं कि भाई बस काफी हो गया, बहुत सुन लिया हमने ये? नहीं, देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि देखें ये जितने भी मुकदमात हैं, मेजॉरिटी ये वो वाले मुकदमात हैं जो कि पीपल्स पार्टी ने नून पे और नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए। अब उन्होंने दोनों ने मेरा ख्याल है कि अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे बनाए होंगे या जनरली बनाए होंगे, और कुछ केसेस वैसे हैं जिस तरह के हुदैबिया पेपर मिल वगैरह हो गया। ये हमने कोई मुकदमा नहीं बनाया। नहीं, हमने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। अगर हम ये कहते, आप इन सारी बातों को छोड़ें, आप ये बताएं कि जो हुकूमत है या अपोजिशन है, ये इस पे क्यों नहीं इत्तेफाक करते हैं आपके इन लॉज में चेंज होना चाहिए इस चॉइस के लिए? सर वो तो कह दिया ना चौधरी साहब ने, सर अभी चौधरी साहब ने एक आपको कमेंट तो किया है ना कि ये अपनी सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स ले आते हैं। ये तो लॉज इन्होंने ही लगाया था, ये जो अभी करंट जो नैब के चेयरमैन है इन्होंने ही लगाया था और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया था।
हमने तो नहीं लगाया। ये क्या बात है? हम तो ये कह रहे हैं पूरा ये तो शिबली साहब उसी तरह ही है, ये तो शिबली साहब उसी तरह ही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आप लोगों ने लगाया था, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जो है वो इमरान खान साहब आए, कौम से खिताब भी किया, उसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खिताब भी किया, तो बात तो वही है सर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नहीं, बात देखिए इस वक्त नैब की बात हो रही है। आप ये बताएं कि ये आइसोलेशन में तो काम करता नहीं है, आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम नीड्स एंड ओवरऑल, इसमें किधर ऑपोजिशन ने कोऑपरेट किए? जब भी हमने इनसे मांगा है कि आप आए और इन लॉज को चेंज करें, तो इन्होंने उसमें ऐसी चीजें ले आते हैं जो कि पिछली दफा भी यही था कि वो सेल्फ सर्विंग, मैं रिपीट करता हूं, जिसमें कि अपने आप को फायदा हो, अपनी लीडरशिप को फायदा हो, वही लेके आ जाते हैं, नतीजा सिफर हो जाता है। लेकिन आप तो शिबली साहब, लेकिन आप ये बिलीव करते हैं बीइंग फेडरल मिनिस्टर ऑब्वियसली कि वाकई नैब लॉज में तब्दीली होनी चाहिए? देखिए डेफिनेटली लॉज जो है ना, लॉज जो है तो कभी कोई अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये इसमें वक्त के साथ जो उसमें खामियां होती हैं उसमें मुसलसल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अच्छा। कोई भी लॉ हो, अगर वो आउट ऑफ सिंक हो गया विद रियलिटी, या वो अमल उसको जब जमीन पे आप बैठाते हैं वो अगर नहीं बैठ रहा, मतलब उसमें कुछ फॉल्ट है। चॉइस साहब लास्ट 10 सेकंड सर जी। अब नून कहती है कि हमने नहीं करना है तब्दील, हाँ। क्योंकि अब उनकी बारी है तो हम क्यों करें? अब नून ये ठीक है, बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और चौधरी मंजूर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लेते हैं, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।